बीजेपी के मंथन से मैसेज साफ, मिशन 2023 का रोड मैप तैयार। एमपी में नैरेटिव की लड़ाई, मुद्दों पर कांग्रेस क्यों डगमगाई। जंगल के बीच पचमढ़ी में 2 दिन के मंथन से 2023 की रणनीति साफ हो गई है। सीएम शिवराज ने 22 घंटे मैराथन चिंतन में अपनी और सरकार की सामूहिकता का साफ मैसेज देकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। बड़ी बात यह है कि पहली बार अनुशासन का अलग पाठ भी पढ़ाया गया। बावजूद इसके बैठक के बाद मंत्रियों के खुशनुमा चेहरों ने काफी कुछ संकेत दिए हैं। सामंजस्य के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ना, जैसा आपने यहाँ कहा भी जाता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। अप्रैल में पूरी सरकार आपको काशी विश्वनाथ जाती दिखेगी, पूरी सरकार रेल में होगी और हमारे लोग प्लेन में होंगे, आम जनता। ये चिंतन बैठक ऐतिहासिक, अकल्पनीय, जो कभी हो नहीं सकता वो हुआ है। मैं सोचता हूँ कि हर 3 माह में ऐसी बैठकें होना चाहिए। मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति की एक नई बुनियाद, एक नया ढांचा, नया चिंतन और मनन के साथ एक अमृत निकला है। 2023 का रोड मैप तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 2023 में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके लिए कमर कस के हम लोग तैयार हैं, योजनाओं के माध्यम से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के कारण हम 100% जनता जनार्दन के पास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इधर बीजेपी 2023 के लिए अपना नैरेटिव सेट करती नजर आ रही है, तो उधर कांग्रेस की तरफ से सिर्फ आलोचनाएं ही सुनाई दे रही है। 2018 की तरह किसान कर्ज माफी जैसे बड़े मुद्दे की जरूरत उसे जरूर पड़ेगी, लेकिन मुद्दे सेट करने की स्थिति में फिलहाल कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। तथ्यों की जगह उसके बयानों में आलोचना ही मुखर है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा वो करती रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए कहाँ पहुंचे। आम जनता के लिए रोजगार भी नहीं है, बेरोजगारी का आलम देखिए। आज 55 लाख से ज़्यादा युवा इस मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पर हो चुका है। कर्जा लेकर सरकार चल रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एजेंडा बनाए, कुछ भी करे, लेकिन वास्तविकता जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। जाहिर है सियासत की जंग में अपने विरोधी से पहले नैरेटिव या एजेंडा सेट करने का फायदा हमेशा मिलता है, क्योंकि इसके जरिए आप अपने विरोधियों को अपनी पिच पर खींच लाते हैं और फिलहाल बीजेपी यही कर रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का नैरेटिव और कांग्रेस नेगेटिव। क्या वाकई कांग्रेस नेगेटिव हो रही है? बीजेपी अपने नैरेटिव को लेकर, अपनी बात को लेकर, अपनी सोच को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस चीज़ को बहुत बखूबी न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि आपने देखा होगा कि ये जो कैबिनेट की बैठक हुई पचमढ़ी में, बड़ी आनंद फानंद में हुई। मुख्यमंत्री खुद अपने भोपाल के 2 कार्यक्रम जहां उन्हें पहुंचना था वहां संभवतः वो पहुंच भी नहीं पाए और सीधे वो रवाना हो गए पचमढ़ी के लिए। बस से रवाना हुए और वहां पहुंचने के बाद ये जो 2 दिन बैठक हुई, इसने भी एक कीर्तिमान रचा। लंबी लंबी बैठकें और इसके राजनीतिक मायने अगर निकालें तो बड़े फैसले तो हुए ही कि जो आपकी पुरानी कुछ ऐसी योजनाएं थीं जो कभी पुरानी हुई नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप इतना आकर्षक और जनहितैषी योजनाएं आप बेहिचक कह सकते हैं, उनकी वजह से उनको फिर से रीलॉन्च करने की एक तैयारी इस बैठक में हुई। और इसी के साथ पूरी बैठक के दौरान आमतौर पर जब आप इस तरह के एक अनौपचारिक माहौल में बैठते हैं मध्य प्रदेश के बाहर, तो कई ऐसे अनवांटेड किस्से निकल कर आ जाते हैं उस बैठक से, जो खबर कुछ और बननी होती है। और कई बार इसीलिए राजनीतिक दल चिंता भी करते हैं कि साहब वहाँ बैठे और कोई नेगेटिव खबर आ गई अगर, तो सारी कैबिनेट एक तरफ हो जाएगी और यही होगा कि फला मंत्री का गुस्से से मुंह फूल गया था, उन्होंने आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, या उनके बीच में 2 मंत्रियों के बीच में विभागीय मुद्दों को लेकर झड़प हो गई और गाड़ी जो है पटरी से उतर जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इतनी कुशलता से पचमढ़ी में हुई इस बैठक को संभाला और जो मैसेजिंग भी उन्होंने दी, क्योंकि अगर आप, जिसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर लीडर खुद ये बैठ के कहता है कि 2023 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम मनुष्यों की पार्टी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अनुमान जता रहा हूँ, ऐसा शिवराज जी ने कहा, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक अनुमान जता रहा हूँ कि जब लीडर सच्चाई से पेश आता है कि हमें सारी चीज़ें पीछे छोड़कर
2023 के लिए एकजुटता के साथ मैदान में उतरना है और सरकार की और आपके विभागों से जुड़ी योजनाओं का अधिकतम लाभ जनता तक पहुंचाना। अब इससे भला कौन इनकार करेगा? हर सर सहमति में ही हिला होगा। और उसके बाद सबसे बात, व्यक्तिगत रूप से बात, क्योंकि कई चीज़ें आंखों आंखों में हम सब समझते हैं। कौन हमसे मोहब्बत करता है, कौन थोड़ी सी कम करता है, कौन बहुत अधिक कम करता है, कौन शायद करता ही नहीं है, ये हम सब समझते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमें साथ लेकर चलना है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वक्तृत्व कला एक ज़बरदस्त कला है। इसीलिए राजनीति में तमाम मत भिन्नताओं के बाद भी, जो उनकी पार्टी में भी हो सकती हैं, उसके बाद भी वो न सिर्फ अपनी पार्टी के निर्विवाद नेतृत्व हैं, लीडर हैं, बल्कि ऐसे मौक़ों पर जब चुनौती गहरी होती है तो वो उस चुनौती से जूझकर आगे भी निकल जाते हैं और टीम को लेकर आगे भी बढ़ जाते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करता हूं। अब्बास हफीज साहब हैं, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और आज मैं ये तो नहीं कहूँगा उनका नैरेटिव बीजेपी को लेके बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन एक संतुलन की अपेक्षा मैं ज़रूर कहूँगा कि चीज़ों को देखना और देखते हुए आगे बढ़ना और अपनी रणनीति पर बात करना कि अगर उनकी टोकरी में ये रखा है तो हमारी टोकरी में भी ये है। मुझे लगता है ये एक, मैं उनके ऊपर दबाव बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, ये एक बेहतर नज़रिया हो सकता है। हमारे साथ हैं मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पंचल न्यूज़ के, उमेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, प्रवक्ता और एक बहुत ही हिंदी के निष्णात प्रेमी भी, और हिंदी जिनकी सुनने का दिल करता है वो भी। सबसे पहले जगदीश जी भी मोर्चा संभाले थे, हमारे मनोज जी भी डटे थे वहाँ, जगदीश जी भी रहे। जगदीश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, क्योंकि मेहमान अधिक हैं तो समय की मर्यादा हम सब के लिए है। एक छोटी टिप्पणी के साथ जरा ऐसा टॉस करिए कि जिस पर एजेंडा सेट करिए कि हम आगे बढ़ते चलें। जी जगदीश जी बोलिए। जी जगदीश जी। शरद जी, सबसे पहले तो ये कि जो भी प्रशासनिक बैठक थी, जो 2 दिनी जिसको आप चिंतन बैठक कह रहे हैं, इसमें सरकार की जो योजनाएं थी वो अपनी जगह हो सकती हैं, क्योंकि योजना कोई नई नहीं थी। सारी योजनाओं को कपड़े पहनाए गए, सारी योजनाओं का मेकअप किया गया, सारी योजनाओं को खूबसूरती प्रदान की गई। एक बात इसके, लेकिन जो राजनीतिक मायने हैं वो अलग है मेरी नज़र में। एक तो इसके पहले से आप देखिए कि ये संदेश देने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश का अगला चुनाव मुख्यमंत्री जी। ऑडियो में कुछ इशू है जगदीश जी, मैं आपकी तरफ लौटता हूं। थोड़ा सा ऑडियो का कुछ इशू है टीम से, मैं जब तक कहूंगा कि टीम उसको देखे। मनोज जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जगदीश जी ने एक एजेंडा तो सेट कर दिया है 2023, और कैलाश विजयवर्गीय जी भी भोपाल में, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके पहले कुछ वरिष्ठ नेताओं के सुर अलग थे, लेकिन जिस तरह से तमाम, कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत संगठन के एक बहुत ही अहम योद्धा हैं बीजेपी के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम चीज़ें बहुत सेट नज़र आ रही हैं, तमाम बातें बड़ी सेट नज़र आ रही हैं। किस तरह देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए जैसा जगदीश जी भी कह रहे थे, एजेंडा तो तय शिवराज जी की बैठक नहीं किया है और वो साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि ये पहली दफ़ा था शरद जी कि उस जगह जहां बैठक चल रही थी, बैठक से आप बाहर जा नहीं सकते थे, और कई ऐसे मिनिस्टर हैं जो आया जाया करते थे, लेकिन इस बार कोई बाहर नहीं आया। सुबह नाश्ता आपको मिलना नहीं था, क्योंकि अनुशासन की बात थी, सिर्फ चाय और बिस्किट खाना था, उसके बाद जगह पर पहुंचना था। तो साफ था कि मेरे नेतृत्व में, यानी शिवराज जी के नेतृत्व में, वो तो कभी कहते नहीं है, लेकिन एक तरह का मैसेज साफ था, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि आप जाइए, मैदान में रहिए, और जो आपके प्रभार के जिले उसमें जाकर आप काम कीजिए, कोई शिकायत नहीं। और बड़ी बात यह है कि जैसा आपने भी कहा, कोई शिकायत भी इसमें दिखाई नहीं दी है, लेकिन नैरेटिव बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 की तरफ बढ़ चली है। बढ़ने में चिंता भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वोट का शेयर रहा है वो 37 के आसपास हमेशा कांग्रेस का रहा है, इस मुद्दे पर भी बात हुई है। तो इसको समझते हुए हमें आगे बढ़ना, 2018 की तरह कोई गलती नहीं करना। जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, तो 12 अप्रैल से लेकर 13 जून तक वो तमाम योजनाओं को नए क्लेवर के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें युवाओं को भी जोड़ना है, उन तीर्थाटन के जरिए बुजुर्गों को भी जोड़ना है, कन्यादान के जरिए महिलाओं को भी जोड़ना, बच्चियों को भी जोड़ना, तो तमाम तरह की चीज़ें दिखाई दे रही। और इसमें एक मैसेज बिल्कुल साफ है कि शिवराज जी नेतृत्व करने वाले, जैसा कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा, या हम बात कर रहे थे बाकी मिनिस्टर्स का, सबने यही कहा कि बहुत ही सार्थक, बहुत ही अच्छी बैठक हुई। पहली बार है चेहरे पर सिकन नहीं थी किसी मंत्री के, क्योंकि जब बाहर आते हैं तो फिर सिकन दिखती है, लेकिन इस बार चमक थी। अब्बास हफीज साहब।
देखिए शरद जी, सबसे पहली बात है कि कुछ अच्छा हुआ प्रदेश के लिए तो बहुत अच्छी बात है। 2023 के चुनाव की तैयारी करना, उसका एजेंडा सेट करना और पुरानी ही योजनाओं को नए क्लेवर में देना, ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि बहुत काम किया जा रहा है। कोई नई योजना तो आई नहीं, और वो सरकारी खर्चा इतना किया जाए उसके ऊपर जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2023 के लिए सरकारी खर्चे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी जब ये कान्हा में होने वाली तब भी कहा था कि मंत्री सब सक्षम हैं, अपने पास से पैसा लगाएं, अपने खर्चे के ऊपर लेके जाएं वहाँ पर, और वहाँ पर एक पूरा का पूरा चाहे तो मीटिंग करें। लेकिन सरकारी खर्च कितना हो गया ये तो आने वाले समय में पता चलेगा इसके ऊपर। तो सरकारी खर्च अगर किया गया है तो फजूल खर्ची, क्योंकि 2023 का आपको अपना भाजपा का एजेंडा सेट करना था और चुनाव की तैयारी करनी थी। अब अगर बात की जाए आगे कि जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा, जनता को जो फ़ायदा पहुँच रहा था या नुकसान हो रहा था वो जो है वो उन्हीं योजनाओं के माध्यम से होना है। आज की तारीख में 1.5 साल पहले से चुनाव की तैयारी कर लेना और चुनावी मोड में आ जाना, इससे जनता का भला तो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को अपना भला सामने दिख रहा है। आलोचना की बात है, ये कहा जा रहा है कि नैरेटिव हमारा क्यों नेगेटिव है। आप खुद बताइए कि अगर सरकारी फिजूल खर्ची हो तो उसके ऊपर वाहवाही तो नहीं कर सकता विपक्ष बैठ के कि साहब बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। चाहे टैक्स पेयर्स का पैसे को वहाँ जनता अपनी तो छुट्टियाँ मना नहीं पा रही है, लेकिन आप पिकनिक पे चले गए और आप जो काम वल्लभ भवन में कर सकते थे आपने वहाँ जाके किया, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही सारी चीज़ें। अब पर्चा लीक हो गया है, विपक्ष की बात की जाती है कि साहब हर इशू के ऊपर आलोचना है। पर्चा लीक हो जाने के बाद कितने सारे जो छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में चला गया। भाजपा की सरकार के दौरान क्या इस पर वाहवाही की जाए सरकार की? आलोचना ही होगी। आलोचना करना है कि साथ साथ संघर्ष है विपक्ष के पास बहुत लंबा चौड़ा। आज की तारीख के अंदर जनता के मुद्दे हैं तो सरकार कोई ऐसा काम भी तो करे जिसकी तारीफ की जाए। चलिए, तो अपना नज़रिया है और विपक्ष के नाते उनकी जो दृष्टि और सोच है बिल्कुल उसी लाइन पर अब्बास हफी साहब ने अपनी बात कही है। और निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें ज़रूर बीजेपी के लिए भी विचारणीय होनी ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष जब भी कहे तो ठहर कर और थम कर भी सुनना चाहिए। जिस तरह से आलोचना निराधार और बिना किसी तथ्य और तर्कों के होनी चाहिए। कई बार अगर कुछ चुनौती लगे भी आपको कि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, फिर भी सत्ताधारी दल को ठिठक कर सुनना चाहिए कि हो सकता है इससे कुछ फीडबैक हमें बेहतर बनाने में मदद करे। उमेश जी, किस नज़रिए से देखते हैं बैठक को? शिवराज जी के साथ फिर 5वीं बार की लड़ाई बतौर मुख्यमंत्री कि वो एक बार और सरकार को स्थापित करें, और निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन बीजेपी आत्मविश्वास से भरी भी दिख रही। उमेश जी। शरद जी, जो आपने कहा है मैं उससे सहमत हूँ। हम ना केवल ठिठक कर सुनते हैं, हम तो कान लगा के सुनते हैं और ध्यान लगाकर उसको गुनते और बुनते भी है। केवल कान लगा के सुन भरने से बात नहीं चलेगी, ध्यान लगाकर उसका विश्लेषण भी करते हैं। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों की जो आलोचना है केवल राजनीतिक आलोचना के कर्मकांड तक सीमित होगी। अब्बास भाई ने बड़ी अच्छी बात उठाई है। एक तो मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बैठक नहीं थी। पचमढ़ी के अंदर जो बैठक हो रही थी वो विष्णु दत्त शर्मा जी बैठक नहीं ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी वहां बैठकर भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप तैयार नहीं कर रहे थे। वो मध्य प्रदेश सरकार की बैठक थी, और मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार जरूर है, पर वो मध्य प्रदेश की 7-8 करोड़ जनता की सरकार है। और जो वहां पर बैठकर उस चिंतन बैठक में भाग ले रहे थे वो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथीगण और सदस्य थे जो उस चुनी हुई सरकार की कैबिनेट के हिस्सा है, एक बात। और वहां पर जो चर्चा चल रही थी वो भारतीय जनता पार्टी की भूत विस्तार योजना पर बात नहीं हो रही थी। वहां पर बात हो रही थी 14 मंत्री समिति जो गठित करी गई थी और जिनको लोक कल्याणकारी और जनहितैषी योजनाओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। उन लोक कल्याणकारी और जनहितैषी योजनाओं का आकलन किया जा रहा था, उनकी समीक्षा की जा रही थी, उनका विश्लेषण किया जा रहा था। वो अपना कितना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, लक्ष्य प्राप्त करने में कहां पर कमी रह गई है, उन योजनाओं में जो लंबे समय तक चली आ रही है आकर्षक है, सम्मोहक है, आपने कहा था, उनमें और क्या सुधार की गुंजाइश है जिससे अधिकतम वर्ग जो है वो लाभान्वित हो पाए। इस प्रकार का एक विशद विश्लेषण करा जा रहा था और ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा करा जा रहा था, एक बात। दूसरी बात, जो अब्बास भाई और बाकी के कांग्रेस के मित्र चिंता कर रहे हैं, तो मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि भोपाल से पचमढ़ी तक जो बस गई थी उसका किराया 1 लाख करोड़ का नहीं था, और जिस जंगल में वहां पर बैठक हो रही थी वहां के रिसोर्ट 10 लाख करोड़ के नहीं थे। तो बहुत ज्यादा कोई पैसे की बेतहाशा खर्चा हो गया ऐसा नहीं है। जो लोग बैठे थे वो सरकार थे, सरकार के अंग थे, और वो सरकार बैठकर स्वयं का चिंतन नहीं कर रही थी, वो सरकार बैठकर वहां पर जनता के बारे में विचार कर रही थी।
एक और आखिरी बात शरद भाई, जो मुझे लगता है शरद जी की आज का विषय है, कांग्रेस के मित्र हमारी आलोचना करें, उसको हम बहुत सहर्ष भाव से स्वीकार करते हैं, पर कांग्रेस के मित्रों को यह भी चिंता करना पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी का अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। आप केवल भारतीय जनता पार्टी के घने और छायादार वृक्ष पे आलोचना की चीटियां चलाते हुए कब तक गुजर बसर करेंगे? आप हमारे आखिरी बात शरद जी, अभी सदस्यता अभियान कांग्रेस के मित्रों का चल रहा है, 31 मार्च आखिरी है, 50 लाख का टारगेट रखा गया था। इनके उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह जी ने कहा कि 9 लाख बन पाए हैं, केवल 2 दिन से घर चलो घर घर चलो अभियान चला था। कांग्रेस पार्टी के कितने नेता उस अभियान के अंदर जुड़े? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को धरातल पर अपनी पार्टी के नेटवर्क को चेक करने की आवश्यकता है। अब हमारी आलोचना करिए, उससे अंतर नहीं पड़ता है, पर आप आत्मावलोकन भी करिए। जी अब्बास जी, आपको ऐड करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय उमेश शर्मा जी को एक बात याद दिला दूं जो मनोज जी ने शुरुआत में कही थी कि कांग्रेस पार्टी के 37% वोट बैंक पर भी चर्चा की जा रही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर रही थी, सरकार वोट बैंक पे चर्चा नहीं करती है उमेश शर्मा जी, ये आप भी अच्छे से जानते हैं और जनता भी इतनी मासूम भोली भाली मत समझिए जो आपके इस भ्रम को मान लेगी। पहली बात यह बूथ विस्तार कार्यक्रम की बात हो या 37% वोट की बात हो, तो इस तरह की देखिए आप गुस्से में मत आइए। आप गुस्से में क्यों आ रहे हैं उमेश जी? आपने कहा था हम तो ठिठक के सुनते हैं, हम तो सुनते हैं विपक्ष को, तो सुनिए ना विपक्ष की बात। 37% वोट बैंक की बात करेगी कोई सरकार? आप फिर गुस्से में आ गए। 37% वोट बैंक की बात नहीं होगी। आपने सबसे पहली बात ये देखिए, ऊपर भी लिखा है 2023 का रोड मैप तैयार। ये सवाल है एक सबसे बड़ा, क्योंकि आपके वहां पर जो मंत्री महोदय को जो दिए जा रहे थे ज्ञान के लेक्चर्स, वो यही दिए जा रहे थे कांग्रेस का वोट कैसे हासिल किया जाए, योजनाओं को कैसे बताया जाए ताकि हमारा 2023 के अंदर वापस आना पक्का हो जाए। आपने कहा कि 10 लाख करोड़ की और इतने करोड़ की कोई छुट्टी नहीं, कोई वहां पर नहीं बनती है। लेकिन मैं भी उस रिजॉर्ट के अंदर रुक चुका हूं, 7,500 रुपये का एक कमरा होता है उस रिजॉर्ट का, जिस रिजॉर्ट के अंदर माननीय मंत्रीगण रुके थे। बाकी बहुत सारी जगह थी 2,500-3 हजार में रुक जाते, वहां पर अगर सरकारी पैसा बचाना होता। आपको पाई बचानी चाहिए। तरुण मनोज जी एक बात कहते थे जब वित्त मंत्री थे, उस पर खत्म करूंगा अपनी बात को, कि सरकार के पास अगर बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा तो हम वल्लभ भवन की छत पे से उड़ाएंगे नहीं पैसा फिर भी बचाया जाएगा। तो आज सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर आप कुछ लाख में भी जा रहे हैं तो वो लाख रुपया भी जो है वो मंत्रीगण खुद बयान करें ना। हम लोग भी तो करते हैं, आप भी तो जाते हैं, सब लोग करते हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे देख रहे हैं दर्शक जिनको 3-3, 4-4 साल से कोई वेकेशन नसीब नहीं हुई है। तो ऐसे हालात के अंदर जितना सरकारी खर्चा बचाया जा सकता है बचाना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश द्विवेदी जी। कुछ तकनीकी कारणों से वो हमारे साथ का लाइव संपर्क नहीं हो पा रहा है। जगदीश जी, आप अपनी बात पहले संक्षेप में पूरी कर लीजिए। और आपने अभी बात भी सुनी होगी, अब्बास हफीज साहब भी कह रहे थे, कुछ मितव्ययिता की तरफ भी इशारा कर रहे थे। जी जगदीश जी। मैं शरद जी अब्बास हफीज जी से मामले में सहमत नहीं हूँ। सरकार में जब होती है तो ये सब चीजें होती है। ये कोई बीजेपी कर रही है ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी ये सब बहुत किए हैं। उनका लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। और दिग्विजय सिंह के दौर वो याद कर लें कि कैबिनेट कोई भोपाल में हुई हो ऐसा नहीं हुआ है। कैबिनेटों के स्थान बदलते रहते हैं, विचार मंथन होते रहते हैं। और आखिरकार ये क्यों भूल जाते हैं लोग नसीहत देने में कि मंत्री इंसान है, उनका अपना एक सामाजिक जीवन है और वो भी एक समूह है, वो भी एक गुट है, उनको जाना चाहिए, जाने दीजिए ना। अगर इस तरह से आप हर चीज में देखेंगे वो ठीक वैसी बात हो गई कि साहब होली अगर आप खेलोगे तो पानी की बर्बादी होगी। अरे ये त्योहार है, ये चीजें हैं, ये होनी चाहिए। कैबिनेट अगर जाके कहीं मंथन कर रही है तो उसमें पैसा तो बात खर्च होगा, लेकिन उस मंथन से ठीक है आपकी बात अलग हो सकती है। मैं भी ये सहमति असहमति इस बात पर हो सकती है कि उससे जनता के बीच में जनता के लिए क्या निकला, इस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कैबिनेट जैसी चीजों के लिए बहुत छोटी बातें हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए सरकारों के लिए मायने नहीं रखते साहब, एक बात। दूसरी बात शरद जी की इससे जो सबसे बड़ी चीज स्थापित हुई है वो यही स्थापित हो गया है, सीधा मैसेज एक चला गया है कि अगला चुनाव बिना किसी संकोच के फिर शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शिवराज और वहां एक मैसेज अघोषित रूप से जब पॉलिटिकल एजेंडे पर चर्चा हुई तो यही बात हुई है। और निश्चित रूप से अगर किसी पार्टी की कैबिनेट बैठी है तो वो अपनी सरकार कैसे रहे इस पर तो चिंता करेगी ना, और ये करना उसका नैतिक अधिकार भी है, उसे करना चाहिए। कांग्रेस भी ऐसा करती रही है, इसमें गलत क्या है। तीसरी चीज, एक सबसे बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी जो राजनीति में शरद जी आप देखिए, मैं जो कह रहा हूं उसको आप देखिए, आने वाला है कि शिवराज जी एक इतना बड़ा कद बन के उभर के आ रहे हैं धीरे धीरे, खासकर अपनी चौथी पारी में। जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है या जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो डिसीजन ले रहे हैं,
जी उनका अब मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक तो उनके साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आम आदमी की छवि बन गई है उनकी। लोगों सीएम हाउस पहली बार पिछले 10-15 सालों में गरीब आदमी के लिए खुल गया। लोगों के दिमाग में वो हर आदमी के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं। तो नेताओं के लिए बड़ा संकट का दौर शरद जी आएगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जो है आम आदमी को अपने बीच का लगने लगा है। अब इससे हटके अगर कोई नेता आगे बढ़ेगा तो जनता स्वीकार करेगी, इसमें संदेह है शरद जी। देखिए, एक जो चीज़ जगदीश जी ने कही है वो बड़ी अहम है। अहम इस मायने में है क्योंकि शिवराज जी के एक बहुत करीबी जो उनके सहपाठी भी रहे हैं, उनसे एक बार हमारी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा उनके भीतर एक बड़ा डेस्परेट एटीट्यूड है। जैसे कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से कोई परीक्षा पास करता है, वो रिजल्ट आता नहीं है कि वो अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर देता है। आप शिवराज जी को मंचों पर देखते होंगे, मध्य प्रदेश के भी या राष्ट्रीय, उनके चेहरे पर तृप्ति नज़र नहीं आती कि बड़ा संतोष है। हाथ पीछे चला जाएगा, थोड़ा सा सर भी खुजा लेते हैं वो, फिर अगल बगल बेचैन ऐसे देखते हैं जैसे कोई लड़की की बारात आने वाली है, वो पिता की भूमिका में है, कौन कहाँ बैठा है, कि सब ठीक से संपन्न हो जाए। ये व्यग्रता और ये बेचैनी क्यों है? आप चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत हो गया, लंबा आपका कार्यकाल हो गया। वो अपने मुंह से भी कई बार कहते हैं कि मैं तो लेकिन काम करने की जो जनता के प्रति इच्छा है उसको नहीं रोकूंगा। मनोज, मैं इसी सवाल को लेकर आ रहा हूँ। उनके अब तक के किसी भी कार्यकाल में कभी ये डेस्परेशन पार्टी में भी नहीं हुआ कि साहब शिवराज जी की जगह कोई और आ जाए। ये हमेशा बात रही कि शिवराज जी ही हमारे सबसे बड़े नेता हैं और चुनाव होना चाहिए तो इन्हीं की लीडरशिप में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सफलता मैं उनकी राजनीतिक तौर पर भी मानूंगा और राजनीतिक समीक्षक भी मानते हैं कि कभी कोई व्यग्रता पार्टी में नहीं रही। चर्चाएं बहुत होती हैं, चर्चाएं होती भी रहेंगी। राजनीति में आप और हम चर्चाओं पर विराम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन शिवराज जी ने अपने परिश्रम से या अपनी एक राजनीतिक दृष्टि से एक ऐसी स्थिति तो जरूर बनाई है जहां वो निर्विवाद रूप से सर्वमान्य है। देखिए शरद जी, कोई बड़ा होता है तो वो मन से बड़ा होता है, और शिवराज जी का मन ऐसा ही है और वो अपने मन को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। उनको खुद कुछ नहीं कहना होता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो अपनी अगली कक्षा की तैयारी पहले ही अपनी परीक्षा की तैयारियां शुरू कर देते हैं, और ये उसी का हिस्सा था। पचमढ़ी का जो मंथन था कि नए तरीके से मंथन करना, चिंतन करना और अपने एक एक नेता को साथ लेकर चलना, ये नयापन ये था इस बार कि सामूहिकता का संदेश था इसमें। और सामूहिकता के संदेश के साथ यदि आप बाहर निकल रहे हैं, तमाम सारे मंत्री, उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और वो कुछ कह नहीं पा रहे। हो सकता है किसी के मन में थोड़ी छोटी मोटी कोई बात रही हो, लेकिन वहां किसी को कहने का मौका नहीं मिला। उन्होंने भी बड़ी संयम और धैर्य से सुना, और जब संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ा जाता है तो उसी की पहचान शिवराज सिंह चौहान है। और वो बहुत अच्छे से इस बैठक के जरिए समझा पाने में सफल रहे हैं और समझा ही देते हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, क्योंकि मैं जनता के लिए हूं और आपको भी जनता के साथ काम करना है। उमेश जी, आप भी राजनीति में हैं और राजनीति की राहें बहुत सजीली हैं, बहुत सहृदय हैं, बहुत ही उदारता से भरी हैं। यह आपका अपना अनुभव बहुत सहजता से बताता होगा। तो शिवराज जी के लिए बड़ा अपवाद है कि राजनीति उनके लिए हमेशा लाल कालीन बिछाती है। मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूं, उस इमिनेंट पॉलिटिशियन की राजनीति की, जिस क्लब में अब शिवराज जी पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां अब उनका रिजल्ट कार्ड नहीं देखा जाता है, कि नड्डा साहब इस पर बात नहीं करते होंगे, अमित शाह जी इस पर बात नहीं करते होंगे, मोदी जी इस पर बात नहीं करते होंगे कि शिवराज जी का कैसा चल रहा है भाई मध्य प्रदेश में। और ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश से सारी चीजें बहुत अनुकूलता से सारे सहयोगी साथी या सभी के सभी बहुत एक स्वर में कहते होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस राजनीति के उस लेवल पर जहां प्रतिस्पर्धा भी अत्यंत गोपनीय, कटीली और बहुत ही खूंखार भी होती है कई बार, उसके बीच में अपने को निर्विवाद बनाए रखना बड़ी चुनौती है, और शिवराज जी इसमें सफल हैं। जी निश्चित रूप से मनोज जी, मुझे लग रहा है कि शिवराज जी का अपना जो व्यवहार है वो इतना आत्मीयता भरा है, और एक बात जो उनमें बहुत अच्छी मुझे लगती है कि उनके व्यक्तित्व में सच्चाई झलकती है। वो भीतर और बाहर एक जैसे दिखाई देते हैं, और ये बहुत कमाल की बात होती है शरद जी की इतना बड़ा परिवार 2 दिनों तक बैठे और निरंतर मैराथन बैठक करें, और कहीं से भी किसी एक सदस्य के मुखार बिंदु से भी असहमति का भाव प्रकट नहीं हो, कहीं किसी की परेशानी के ऊपर शिकन तक दिखाई नहीं दे, कहीं कोई तनाव उस पूरी बैठक के अंदर निकल कर नहीं आए। और जो नकारात्मकता की तलाश में कैमराज होते हैं या हमारे खबरनवीस मित्र होते हैं कि थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला, इसमें सब्जी तो बहुत अच्छी है पर थोड़ा सा। चलिए उमेश जी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास।
जी आप बहुत बहुत संक्षेप में, फिर मैं जगदीश जी का कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा जी। बस शरद जी, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार वहां बैठी है, तो मैं जगदीश जी ने, मुझे लग रहा है कि मेरी सारी बातें कह दी है कि सरकार बैठी है तो स्वाभाविक रूप से संगठन का जो लाभ होता है सरकार के माध्यम से, वो स्वाभाविक रूप से हमको प्राप्त होगा। वो हमारा जगदीश जी, जगदीश जी 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 जगदीश जी पहली चीज ये कि बिल्कुल जो आपका बैनर है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि 2023 का चुनावी एजेंडा सेट हो रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस के से भी ये कहूंगा कि चूंकि 1.5 साल पहले जो बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बीजेपी जो बढ़ रही है उसके पीछे अगर किसी पार्टी में कोई अच्छी चीज है, कमलनाथ जी से मैंने एक बात बहुत अच्छी कही थी एक जमाने में कि मैं ये मानता हूं कि बीजेपी का संगठन हमसे मजबूत है। अगर वो 1.5 साल पहले चुनावी तैयारी में आ गए तो आप भी आइए, आप भी अपने संगठन को गढ़िए, जरूरी परिवर्तन कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक ही बहुत तगड़ा है, 40% प्लस वोट बैंक आप भी का भी है, आप भी कहीं से कमजोर नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि मैदान में आप फिलवक्त कमजोर दिखाई दे रहे हैं और आलोचनाएं करने से कमजोरियां दूर नहीं होती हैं, मैदान में आके मेहनत करने से कमजोरियां दूर होती हैं। अगर कोई राजनीतिक दल बेहतर कर रहा है तो उसकी टक्कर देने के लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगी, स्टेटमेंट जारी करने से, सोशल मीडिया से इन चीजों से दूर नहीं होती। और अब्बास भाई मेरी बात को से आंशिक रूप से सहमत कहीं ना कहीं होंगे कि कहीं ना कहीं पार्टी को इन सब चीजों से नुकसान हुआ है कि पार्टी सही वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाई। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी आज की डेट में निर्विवाद रूप से शिवराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, सत्ता और संगठन दोनों का कदम ताल। और ये जो 2023 का इससे मैसेज दे दिया गया है कि अब चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, ये मैसेज, यही मैसेज बहुत साफ है 2023 के लिए जो फिलहाल बीजेपी की तरफ से सेट है। कांग्रेस के लिए बेचैन होने की बात नहीं है। 2018 में आपने न सिर्फ शानदार लड़ाई लड़ी बल्कि आपने सरकार बनाई। संगठित होने की आवश्यकता है। जो ढाल और तलवार अब्बास हफीज साहब के हाथ में है वो इनके हर एक कार्यकर्ता के और हर एक बड़े नेता के हाथ में होनी चाहिए, बल्कि उनका दायित्व तो अब्बास हफीज साहब से भी कई मायनों में अधिक है, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में बैठकर वो जिस तरह से लड़ाई लड़ते हैं और इन्हीं की तरह इनके दूसरे साथी लड़ाई लड़ते हैं, निश्चित तौर पर वो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन कांग्रेस का ये मैसेज बहुत साफ तौर पर ज़मीन तक जाना चाहिए कि वो लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बात है कि उनके पास एक काबिल लीडर है, संगठन पूरी तरह से उसको कंपनसेट कर रहा है। और अब इस कैबिनेट ने एक मैसेज ये भी दिया है कि निश्चित तौर पर शिवराज जी पूरी कैबिनेट के साथ एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिम्मेदारियां सुनिश्चित करते हुए 2023 की जंग में उतर चुके हैं, जो एक और राजनीतिक निहितार्थ वाला मैसेज है। यानी समझने वाले समझ गए, ना समझे वो क्या कहें सर, वो तो हम ही लोग होते हैं अनाड़ी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ बैठ के। और वो जैसा सूरमा भोपाली में जगदीप कहते हैं कि दिन भर यहाँ बैठते हो, 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ झूठ, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। मैंने कहा थोड़ा गुदगुदा दूँ, थोड़ा हंसा दूँ, थोड़ा मुस्कुरा दूँ आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, जीएसटी का जिन। नमस्कार।